वेलकम टू मेडिकल एंड नर्सिंग क्लासेस। एक नए वीडियो के साथ में हम वापस हमारे चैनल को रीओपन कर रहे हैं और इस बार कंटिन्यू करने की कोशिश पूरी रहेगी। तो चलो शुरुआत करते हैं एक छोटे से टॉपिक से। एग्जाम्स आने वाले हैं और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर स्टार्टिंग पेज के तौर पर स्टार्ट कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा वाइटामिन के बारे में आप बखूबी जानते हो और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो उन्हीं वाइटामिन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करेंगे हम यहाँ पर और एक वाइटामिन के बारे में पर्टिकुलर हम यहाँ पर पूरा भी पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। एक ऐसा इकलौता विटामिन जिसका कंप्लीटली सिंथेसाइज आपकी बॉडी खुद करती है, उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जानेंगे और वो भी काफी सरल और सुगम तरीके से। आपने सुना ही होगा विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल है। क्या करता है क्या नहीं आप अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते तो अभी जान जाओगे वीडियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। विटामिन डी के बारे में एक चीज जो आप पहले से ही जानते हैं कि सूरज की रोशनी में विटामिन डी होता है, तो ये चीज गलत है। हाँ, विटामिन डी के बारे में मैंने आपको जो लाइन बोली है कि एक इकलौता ऐसा विटामिन जिसको कंप्लीटली आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, तो फिर सूरज की रोशनी के अंदर तो होने का सवाल ही नहीं उठता। सूरज की रोशनी हेल्प जरूर करती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। तो चलो शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के एंड में विटामिन डी को छोड़कर बाकी अदर विटामिन के पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं विटामिन डी की सिंथेसिस के बारे में। देखो, आप जानते हो कि सूरज की रोशनी, तो नो डाउट मैं इसको ठुकरा तो नहीं सकता कि विटामिन डी के अंदर सूरज की रोशनी का रोल नहीं है। सूरज की रोशनी का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि इक्वेशन की शुरुआत इसी सूरज की रोशनी या इसी सनलाइट से होती है। कैसे? तो जब भी बात करते हैं सूरज की रोशनी की, सनलाइट जब आपकी स्किन पर गिरती है तो आपकी स्किन के नीचे कोलेस्ट्रॉल की लेयर्स होती हैं। ये कोलेस्ट्रॉल की लेयर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही विटामिन डी का सिंथेसिस करती है, वो भी इनएक्टिव फॉर्मेट के अंदर। जब भी सूरज की रोशनी आपकी स्किन के ऊपर गिरती है तो आपकी स्किन कोलेस्ट्रॉल की लेयर जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल की लेयर बनाती है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। नाम से ही पता चल रहा है ये विटामिन डी इनएक्टिव है, मतलब ये कोई भी काम करने के लायक नहीं है जो विटामिन डी करता है। अब इस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को भेजा जाता है लीवर के पास। लीवर इसके अंदर कुछ चीज और ऐड करता है और उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके एक्टिव की तरफ लेके जाता है, बट स्टिल लीवर से निकलने के बाद भी ये इनएक्टिव ही रहता है। अब ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को भेजा जाता है अपनी बॉडी के अंदर किडनी के पास, और किडनी इसको कन्वर्ट करती है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। इस पूरी इक्वेशन को सरल वे में बता रहा हूं, नो डाउट मैं इसको आज आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट करके भी बता रहा हूं, बट आपको स्टार्ट में इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये इक्वेशन जनरली याद रहे। ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो है इसको भेजा जाता है इंटेस्टाइन के पास। इसको भेजा जाता है इंटेस्टाइन के पास, और इंटेस्टाइन के पास जाकर ये क्या करती है, इंटेस्टाइन के अंदर तो खाना होता है, तो नो डाउट हम यहाँ पर खाने के लिए कंटेंट की बात करते हैं या एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं जिसका नाम होता है कैल्शियम। तो बेसिकली एक चीज क्लेरिफाई करता हूं कि कैल्शियम क्या है। तो सीधे सिंपल शब्दों के अंदर कैल्शियम, जिसको आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हो, लेकिन ये जवाब एप्रोप्रिएट नहीं है। कैल्शियम इज अ क्लोटिंग फैक्टर। स्पेशली आपने पढ़े होंगे प्रोटीन फैक्टर बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें से 4th नंबर का प्रोटीन फैक्टर होता है कैल्शियम। एक अकेला इकलौता ऐसा प्रोटीन फैक्टर जिसका आपकी बॉडी के पास इंटरनल कोई सोर्स नहीं है। कैल्शियम आपको हमेशा डाइट से ही लेना पड़ता है। तो सपोज करो कल रात को आपने दूध पिया था और उस दूध का कैल्शियम आपके इंटेस्टाइन में घूम रहा है या इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है। ये कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो सकता आपकी इंटेस्टाइन से जब तक आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी नहीं होगा। तो रात को आपने दूध पिया, सुबह आप धूप में जाकर बैठ गए, तो जैसे ही आप धूप में बैठोगे तो सनलाइट आपकी स्किन के ऊपर गिरेगी। स्किन जो कोलेस्ट्रॉल की लेयर है वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बनाएगी। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी लीवर और किडनी से होता हुआ किडनी इसको कन्वर्ट करेगी एक्टिव फॉर्म के अंदर। एक्टिव फॉर्म में आने के बाद में ये पहुंचेगा आपकी इंटेस्टाइन के पास। अब इंटेस्टाइन के पास पहुंचकर ये विटामिन डी क्या करेगा, ये विटामिन डी इस जगह पर पहुंचकर इस कैल्शियम का करवाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी भी कंटेंट का ऑर्गन से निकलकर ब्लड में आना। तो ये जो दूध आपने पिया था इस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाकर, इस कैल्शियम को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करवाकर ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेजने का काम करेगा आपका विटामिन डी। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी नहीं है तो आप सोच सकते हो आपका खाया पिया कैल्शियम आपके ब्लड तक नहीं पहुंचेगा।
अगर आपके ब्लड तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, आप बखूबी जानते हो। ब्लड के आगे के इक्वेशंस मैं आपको ये रब करने के बाद बताऊंगा। फिलहाल आप इतनी सी इक्वेशंस को समझ लीजिए कि सनलाइट जब स्किन के ऊपर गिरती है तो स्किन के अंदर प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल की लेयर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बनाती है। ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी लीवर और किडनी के पास जाता है। किडनी इस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को कन्वर्ट करके बनाती है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, और ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी पहुंचता है आपके इंटेस्टाइन के पास। और जो आपने खाया है जिसमें कैल्शियम होगा, कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने के लिए, मतलब इंटेस्टाइन से निकालकर ब्लड स्ट्रीम में भेजने के लिए आपको चाहिए होता है विटामिन डी। तब जाके ये कैल्शियम एब्सॉर्ब होकर पहुंचेगा आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो आपने एक चीज देखी होगी, अपने ब्लड के अंदर हर चीज का एक फिक्स लेवल होता है कि कैल्शियम इतने से इतना होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल इतने से इतना होना चाहिए, ऑटो सैचुरेशन इतना होना चाहिए, पीएच इतना, माइक्रोन्यूट्रिएंट, सबका अपना अपना एक इंडिविजुअल लेवल होता है। उस लेवल के बीच में या उस रेंज के बीच में ही उसका लेवल फ्लक्चुएट होना चाहिए। अगर अप जाता है तो भी दिक्कत है और डाउन जाए उससे तो भी दिक्कत है। तो बात कर रहे थे, इसी चीज को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। जब कैल्शियम विटामिन डी की प्रेजेंस में एब्सॉर्ब होकर ब्लड के अंदर आ गया तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ना शुरू होगा। नॉर्मली 8 से 10 की अपन बात करें तो नॉर्मल इन जनरल वे में मैं बोलूं तो 8 से 10 ये नॉर्मल कैल्शियम का लेवल होता है ब्लड के अंदर। तो जैसे ही ये इक्वेशन चलेगी तो आपका ब्लड कैल्शियम लेवल 10 से ऊपर जाएगा। 8 से 10 तक तो ठीक है, पर जैसे ही एब्जॉर्ब होता रहेगा तो ये 10 से ऊपर जाएगा। जैसे ही आपका ब्लड कैल्शियम लेवल 10 से ऊपर जाएगा तो तुरंत एक हार्मोन ट्रिगर होगा और उस हार्मोन का नाम होता है, आप अच्छे से जानते होंगे, वो हार्मोन जो ब्लड कैल्शियम लेवल को डाउन करता है। नाम आपको अच्छे से पता है, सीक्रेटेड बाय द थायराइड, नाम होता है कैल्सिटोनिन। और जैसे ही कैल्सिटोनिन रिलीज होगा तो 10 से ऊपर जितना भी कैल्शियम गया, मतलब नॉर्मल रेंज से जितना भी ऊपर गया है, इस कैल्शियम को ब्लड से निकालकर शिफ्ट कर देगा आपकी बोन्स के अंदर और बोन हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। तो इसीलिए कहते हैं दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि कैल्शियम की तरह रास्ते से होकर यहां तक पहुंचता है। अगर भाई इस इक्वेशन को थोड़ा सा कम कर दूं मैं, तो सीधी सी बात करूं कि सपोज करो अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, किन किन कारणों से नहीं हो रहा है, जो इक्वेशंस मैंने अभी बनाई थी, इस चेन के अंदर अगर कहीं पर भी ब्रेक डाउन आ जाए तो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का विटामिन डी का एक्टिवेशन या सिंथेसिस कुछ भी बंद हो जाएगा। तो ऐसे में आपका खाया पिया कैल्शियम एब्सॉर्ब होकर ब्लड में नहीं आएगा तो बोन तक तो जाएगा ही नहीं, तो ब्लड कैल्शियम लेवल हो जाएगा डाउन। जैसे ही ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल रेंज से डाउन गया, तुरंत एक और हार्मोन ट्रिगर होगा जिसका नाम होता है पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन। और ये पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करेगा, बोन से कैल्शियम को तोड़ेगा और उसको शिफ्ट करेगा ब्लड में, क्योंकि ब्लड को हर चीज मेंटेन करके चलना पड़ता है। आपका पिया हुआ दूध का कैल्शियम इंटेस्टाइन तक नहीं, इंटेस्टाइन से ब्लड तक नहीं पहुंच रहा है ड्यू टू द लैक ऑफ द विटामिन डी। तो ऐसे में ब्लड अपनी कमी तो कहीं कहीं से पूरी करेगा, तो बॉडी क्या करेगी, कैल्शियम को स्किन जो बोन से उससे तोड़कर आपके ब्लड के अंदर भेजेगी, क्योंकि ब्लड का कैल्शियम लेवल मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो ये चीज आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। तो लेट्स आपको अभी थोड़ा सा इसी कंडीशंस को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको थोड़ा डीप जानने की ज्यादा इच्छा होती है। तो चलो, मैंने बात की थी सनलाइट से। जब भी सनलाइट आपकी स्किन के ऊपर गिरेगी तो आपकी स्किन के नीचे मैंने कहा था कोलेस्ट्रॉल की लेयर, तो सुन लो उस कोलेस्ट्रॉल की लेयर का, उस कोलेस्ट्रॉल का नाम होता है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। वापस से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। ये 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल सनलाइट की प्रेजेंस में स्किन के नीचे लगा हुआ कोलेस्ट्रॉल बनाएगा इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, और इसका नाम होता है कॉलीकैल्सिफेरॉल। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, कॉलीकैल्सिफेरॉल। और ये कॉलीकैल्सिफेरॉल जाता है लीवर के पास। आपने इक्वेशंस के अंदर देखा था कि लीवर के पास जाता है, और ये लीवर के पास जाकर कन्वर्ट होता है 25 डाइहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। 25, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, डाइहाइड्रोक्सी, जो यहां का नाम था कॉलीकैल्सिफेरॉल, वही वहां पर होगा
स्टिल ये एक्टिवेटेड नहीं है। ये 25 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल जाता है किडनी के पास, एंड किडनी कन्वर्ट इनटू दी कैल्सिफेरॉल, जिसको आप बोलते हो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो कैल्सिफेरॉल नाम होता है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी का। यही कैल्सिफेरॉल है जो आपके इंटेस्टाइन के पास जा रहा था और इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाकर ब्लड स्ट्रीम में भेज रहा था, और ब्लड के अंदर जैसे ही नॉर्मल रेंज से ऊपर बढ़ा था इट विल शिफ्ट इनटू दी बोन। तो बोन से कैल्शियम का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि कोई दूध पीता है कोई नहीं पीता, किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसकी बॉडी के अंदर कैल्शियम कैसे जाएगा, तो उसको दूसरे प्रोडक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो इसी इक्वेशंस के बारे में मैं बात कर रहा था। तो चलो सिंप्लीफाई इसके क्वेश्चंस के बारे में भी जिक्र कर देते हैं कि इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कौन से हैं। तो इससे पूछे जाने वाले किसी भी क्वेश्चंस को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो अगर आपको ये सिंपल इक्वेशंस याद है तो। सनलाइट कहां गिरेगी? स्किन के ऊपर, क्या बनाएगा? इनएक्टिव विटामिन डी। इनएक्टिव विटामिन डी जाएगा किडनी के पास। मैं लीवर छोड़ रहा हूं, आप समझदार हो। किडनी इसको कन्वर्ट करेगी एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी के अंदर। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी जाता है आपकी इंटेस्टाइन के पास में, और इंटेस्टाइन के अंदर जो कैल्शियम है, इस कैल्शियम को ये विटामिन डी जिसका नाम है कैल्सिफेरॉल, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो है ये आपके इंटेस्टाइन से कैल्शियम को शिफ्ट करेगा कहां पर? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ना शुरू होगा, और नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल मैंने आपको बताया था 8 से 10। तो जैसे ही ये प्रोसेस होगी तो 10 से ऊपर जाएगा, बट ब्लड को 10 तक ही चाहिए। तो 10 से ऊपर जाते ही अपनी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होगा, नाम है अरे बोलिए, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स T3 T4 और चलो, तो ये कैल्शियम शिफ्ट हो जाएगा कहां पर? बोन्स में। बोन्स के अंदर ये कैल्शियम शिफ्ट होगा तो बोन बिकम स्ट्रॉन्ग। बट कभी किसी कोई दिन ऐसा भी आया कि आपकी बॉडी के अंदर ये इक्वेशंस नहीं चली, तो चलो देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की शॉर्टेज आ सकती है। देखो, कैल्शियम की शॉर्टेज आने के पीछे रीजन आपकी डाइट भी हो सकती है कि अगर आप लो कैल्शियम डाइट ले रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की शॉर्टेज आ सकती है। बट वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द डाइट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द विटामिन डी। तो चलो ये इक्वेशंस अगर कहीं से भी ब्रेक डाउन हो जाए तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की शॉर्टेज आएगी और इनडायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल ही डाउन होगा। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले शुरुआती सनलाइट। अगर किसी इंसान को लंबे टाइम तक अंधेरे में रखा जाए, अगर किसी इंसान को लंबे टाइम तक अंधेरे में रखा जाए तो शुरुआत ही नहीं होगी, तो ये सब चीजें कम, उस इंसान की हड्डियां कमजोर होगी, मतलब उसकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की शॉर्टेज होगी। सेकेंड थिंग, स्किन का रोल आ रहा था। अगर किसी इंसान की स्किन जल जाए, बर्न, डीप थिकनेस या डीप थिक, आपने बर्न के बहुत सारे वैरायटी के टाइप्स पढ़े होंगे, या बहुत सारे टाइप्स की बर्न आपने पढ़ी होगी, पार्शियल थिकनेस, कंप्लीट थिकनेस। तो ऐसे में अगर किसी इंसान की स्किन जल जाए तो ऐसी कंडीशन में सनलाइट तो होगी, बट ये इक्वेशंस यहां से ब्रेक डाउन हो गई तो भी विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं होगा। और यहां से एक बखूबी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि बर्न के पेशेंट को दिया जाने वाला सबसे बेस्ट विटामिन कौन सा होता है, तो आंसर इज विटामिन डी। क्योंकि अगर स्किन जल गई है तो इनएक्टिव फॉर्मेट का विटामिन डी नहीं बनेगा, तो किडनी कन्वर्ट किसको करेगी? तो कन्वर्ट करने के लिए इनएक्टिव तो होना चाहिए ना, तभी तो किडनी कन्वर्ट करके एक्टिव बना पाएगी। चलो, अगर किसी इंसान उजाले में है, उसकी स्किन भी सही है, बट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द रीनल फेलियर, तो आपकी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी तो सिंथेसाइज हो रहा है, बट उसको कन्वर्ट करने के लिए किडनी काम नहीं कर रही है, तो आगे की प्रोसेस नहीं चलेगी। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पुट अप करूं कि किडनी फेलियर के पेशेंट को दिया जाने वाला बेस्ट विटामिन, तो भी आंसर जाता है विटामिन डी। ऐसे इंसानों को एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी के इंजेक्शन लगते हैं, जो उनकी बॉडी के अंदर इस प्रोसेस को छोड़कर आगे से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि किडनी तो खराब है, नई किडनी तो मिलेगी तब मिलेगी, बट फिलहाल तो बॉडी के अंदर विटामिन डी चाहिए फॉर द सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम। तो ऐसी कंडीशंस के लिए इस किडनी फेलियर के पेशेंट को बाहर से विटामिन डी या एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। होप्सो आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूं। तो इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं आपको पहले से ही बोल देता हूं कि बर्न पेशेंट को दिया जाने वाला सबसे बेस्ट विटामिन कौन सा है, तो आंसर जाता है विटामिन डी।
सेकेंड थिंग, रीनल फेलियर के पेशेंट को दिया जाने वाला सबसे बेस्ट विटामिन कौन सा है, तो उसका भी आंसर जाता है विटामिन डी। और पहले एक चीज आपको इसके बारे में मैंने बताई दी थी कि विटामिन डी एक अकेला इकलौता ऐसा विटामिन है जो आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट में नहीं होता बट सनलाइट के प्रेजेंस में अपनी बॉडी इस विटामिन डी को खुद सिंथेसाइज करती है। तो बहुत सारे वैरायटी के विटामिन होते हैं, मैं उन सबके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, बट उनसे रिगार्डिंग कुछ छोटे से क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा। मैं इस चीज को हटा रहा हूं। विटामिन ए आप जानते होंगे, इससे पूछे जाने वाले या बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। विटामिन ए, सबसे पहली बात, विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज एंटी इंफेक्टिव विटामिन। विटामिन ए को एंटी इंफेक्टिव विटामिन बी कहा जाता है, मतलब ये इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। एक छोटी सी चीज, अगर किसी पेशेंट की बॉडी पर कुछ कट लगा है या बोलते हो ओटी हुई है, पोस्ट ऑफ पेशेंट है, तो एक क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि पोस्ट ऑफ पेशेंट को दिया जाने वाला सबसे बेस्ट विटामिन कौन सा है, तो पोस्ट ऑफ पेशेंट को दिया जाने वाला सबसे बेस्ट विटामिन नो डाउट विटामिन सी ही है। क्यों? फॉर द बेटर बोन हीलिंग। जो कट लगा है उसको हील करने के लिए विटामिन सी चाहिए, क्योंकि विटामिन सी एक अच्छा रेस्पॉन्ड करता है किसी भी टूटी हुई या ब्रेकडाउन स्किन को रिपेयर करने के लिए। बट अगर मैं आपको पुट अप करूं कि या ऑप्शन के अंदर विटामिन सी ना हो, पोस्ट ऑफ पेशेंट को दिए जाने वाले दो सबसे बेस्ट विटामिन होते हैं विटामिन सी एंड विटामिन ए। विटामिन ए फॉर द बेटर बोन हीलिंग, विटामिन सी इज फॉर द बेटर बोन हीलिंग एंड विटामिन ए इज फॉर द एंटी इंफेक्टिव पर्पस, ताकि उस वुंड के अंदर इंफेक्शन ना हो तो हीलिंग और भी ज्यादा जल्दी होगी। तो ये विटामिन ए और विटामिन सी के बारे में क्वेश्चन थे जो पूछा जाता है। अगला आता है विटामिन बी। बी आप बखूबी जानते हो, बी पूरा परिवार है, बी कॉम्प्लेक्स जिसको आप बोलते हो, B1 से शुरू होकर B12 तक जाता है। तो उन्हीं विटामिन के अंदर से मैं आपको सिंपल से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपको बता रहा हूं यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी लिपिड विटामिन। एंटी लिपिड मतलब उस विटामिन का नाम बताना है जो अपनी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करवाता है, या एज अ एंटी कोलेस्ट्रॉल या एंटी लिपिड के पर्पस से अपन जिस विटामिन को अपन यूज कर सकते हैं, तो वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या बी परिवार से ही है और उसका नाम है B3 नियासिन जिसको आप बोलते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, पैराग्रा वाला जो विटामिन है, विटामिन B3 इज ऑल्सो नोन एज एंटी लिपिड विटामिन। तो आशा करता हूँ विटामिन बी के बारे में ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा कि विटामिन बी, ऐसे विटामिन से खूब सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। बर्न के पेशेंट को दिया जाने वाला बेस्ट विटामिन, रीनल फेलियर के पेशेंट को दिया जाने वाला बेस्ट विटामिन, ये दो क्वेश्चंस तो फ्रीक्वेंटली एग्जामों के अंदर काफी पूछे गए हैं। एंटी इन्फेक्टिव विटामिन, एंटी लिपिड विटामिन, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज, अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन। आप बखूबी जानते होंगे विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है बॉडी के अंदर। विटामिन ई से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पुट अप किया जाता है कि लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी वाले पेशेंट को दिया जाने वाला सबसे बेस्ट विटामिन। देखो आप सब लोग जानते होंगे अति हर चीज की खराब होती है, नो डाउट ऑक्सीजन एक जीवनदायी या प्राणदायी गैस है, ऑक्सीजन को अपन भगवान से कम नहीं मान सकते, बट अति हर चीज की खराब होती है। अगर एक्सेस अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन भी दी जाए तो ये भी अपनी बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल, आपने सुना होगा अंधे हो जाते हैं। बच्चों के अंदर ऑक्सीजन थेरेपी का कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेजिया, तो इंसान अंधे भी हो जाते हैं इससे। तो अगर किसी पेशेंट को एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन दी जा रही है तो वो भी अपनी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनाती है, उसी फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करने के पर्पस से हम उस पेशेंट को विटामिन ई देते हैं। तो लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी वाले पेशेंट को दिया जाने वाला विटामिन होता है विटामिन ई, जिसको आप ब्यूटी विटामिन ई उनके कैप्सूल मार्केट में जो मिलते हैं, सुंदरता के लिए यूज में लिया जाने वाला विटामिन है। तो आशा करता हूं आपको विटामिन के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आगे हम चैनल, मुझे पता है हमने काफी लंबे टाइम से वीडियोस नहीं डाले हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स होने को आए हैं, बट आशा करता हूं कि अब उस टाइम थोड़ा सा टाइम नहीं था, बहुत सारी चीजें उलट हो गई थी जिंदगी में। तो चलो आगे से हम कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे हमारे चैनल्स को, ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्ञान बढ़ाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।